बात है नवंबर 2020 की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में बोल रहे थे और वहां पर उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर कुछ महीने इलेक्शंस होते रहते हैं और ऐसे में विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। इस वजह से इस देश की आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन। यह बात जब उन्होंने कही तो उसी के बाद से भारत में एक नैरेटिव उठने लगा कि आने वाले समय में एनडीए सरकार ऐसा नियम बनाएगी जिसके माध्यम से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होंगे। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की लीडरशिप में एक कमेटी का गठन किया। वह कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पे अपनी रिपोर्ट देगी और ऐसे में भारतीय सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच में एक विशेष सत्र का आयोजन भी किया है। संसद का ये विशेष सत्र कई सारी नए मुद्दों के चर्चा का केंद्र रहेगा। ऐसे में देश की राजनीति आने वाले समय में एक नया करवट ले सकती है कि आखिर भारतीय सरकार क्यों चाहती है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम कई सारे चरणों में पूरा करेंगे। जो हमारा पहला चरण है वह चरण यहाँ बनता है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि देश में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ऐसे में लोग अपने एमपीज और एमएलएस का चयन करते हैं। तो जब भारत में आप देखेंगे तो भारत में वर्तमान समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। ऐसे में सरकार का ये प्रयास है कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों। अगर बात करें भारत की तो भारत में 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से 1952, 1957, 1962 और 1967 में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई सारी विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त 1970 के अंत में लोकसभा भी अपने समय से पहले ही भंग हो गई। इस वजह से लोकसभा और विधानसभा के बीच यह सामंजस्य जो बैठाया गया था, यह सामंजस्य लगातार खराब होता गया और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में अलग से होता है। इस तरीके से भारत में मतदाता हर समय परेशान रहता है कि आज उसे कहां पर वोट डालना है और इस वजह से विकास कार्यों में भी लगातार प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसे में सरकार की कवायद है कि वह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए और इसी प्रक्रिया को कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तो सरकार ने अब तक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या क्या काम किया है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार चुनकर पहली बार आई थी, तो उसी साल से इस सरकार ने यह कोशिश की है कि वह एक नैरेटिव बनाए कि देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाए जाएं। ऐसे में 2015 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा कि अगर देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, ऐसे में देश के करोड़ रुपए बच सकते हैं। इसी प्रक्रिया को लेकर सरकार जो कहती है कि भाई अगर हमारे पास पैसे बचेंगे तो हम डेवलपमेंट का काम अच्छे से कर सकते हैं। 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपने प्रभाव और अपनी बात को आगे बढ़ाया। 2020 में उन्होंने वक्तव्य दिया कि देश की आवश्यकता इस समय वन नेशन वन इलेक्शन है। ऐसे में उस समय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी यह कहा था कि देश में अगर एक साथ चुनाव होंगे तो ऐसे में देश का खर्चा बहुत ज्यादा बचेगा। और इसी के संदर्भ में 1 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जाती है, जो कमेटी उन सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेगी जो इसके अंतर्गत आते हैं। और ऐसे में सरकार 2014 से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ते जा रही थी। क्या इस देश में वर्तमान समय में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर पाना संभव है? देखिए, इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार के पास 2 तरह के रास्ते हैं। पहला कि सरकार संसद में एक कानून पास कराए और इसके माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कराए। इसके अलावा वह राज्यों से बात करके अगर 2/3 राज्य इस पर सहमत हो जाते हैं तो ऐसे में वह इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है।
लेकिन इसमें कानूनी अड़चन आने की पूरी संभावना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या सवाल उठेंगे। पहला सवाल तो ये है कि जिन राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए थे, जैसे कि अभी हम बात करते हैं कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव, ऐसे में अगर जो हाल ही में राज्य जहाँ पर चुनाव हुए हैं, क्या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा? और अगर उन्हें बर्खास्त किया जाएगा तो सीधी सी बात है वो सभी सरकारें कोर्ट में जाएंगी। देखिए जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां तो समस्या आने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर तो इसको लेकर चिंताएं बहुत ज्यादा होंगी और ऐसे में हो सकता है कि वो सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाएं, और हो सकता है क्या वो सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। राज्य की विधानसभाओं में अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में राज्य की विधानसभाएं कभी नहीं चाहेंगी कि उन्हें समय से पहले ही बर्खास्त किया जाए। ऐसे में कानूनी अड़चन आने की पूरी संभावना है और राज्य साफ तौर पर यहाँ पर मना कर देंगे कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन भारतीय सरकार इस तरीके से काम करती है कि वह हो सकता है कि इसको लेकर कोई नया नियम ही बना दे और इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा तो अवश्य ही पहुंच जाएगा। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में क्या कहा जा सकता है? तो देखिए इसको लेकर यहाँ पर दो प्रमुख बातें साफ साफ आती हैं। जब भी देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, इसे वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। हर साल भारत में 5 से 6 राज्यों में चुनाव होते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का कहना है कि इस माध्यम से देश के विकास कार्यों में बाधा पहुंचती है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वह देते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में 2004 के बाद से लगातार लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होते हैं और ऐसे में वहां के कार्यों में आचार संहिता कम ही बाधा डालती है। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि उड़ीसा लगातार अच्छा काम करता जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा तर्क यहाँ पर आता है वो 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट का है। जी हाँ, 2019 के चुनाव के पहले 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट के माध्यम से लॉ कमीशन ने यह कहा था कि 1952 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें केवल 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पे 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर हम एक साथ चुनाव कराएंगे तो ऐसे में खर्चों में भारी कमी आएगी। उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनाव को अगर हम एक साथ कराते हैं तो ईवीएम की खरीद अचानक से बढ़ेगी और यह खर्चा हमारे ऊपर 4,500 करोड़ के आसपास आएगा, लेकिन 2024 में यह खर्चा मात्र 1,700 करोड़ का रह जाएगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हर चुनाव में जो अतिरिक्त खर्चे होते हैं उन खर्चों को यहाँ पर हम सीमित कर सकते हैं और उन पैसों को हम देश के विकास कार्यों में लगा सकते हैं। तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थक यहाँ पर अपनी राय रखते हैं। तो यहाँ पर अगर समर्थकों के अपने तर्क हैं तो यहाँ पर विरोधियों के भी अपने तर्क हैं। तो बात करते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में क्या क्या बातें कही जा रही हैं। देखिए यहाँ पर विरोधियों का यह तर्क है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो ऐसे में वोटर्स अपने फैसले सही तरीके से नहीं ले पाएंगे और सीधी सी बात है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन अगर वोटिंग एक साथ होगी तो सीधी सी बात है वोटर्स के फैसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरा यहाँ पर विरोध का तर्क है वो ये है कि अगर हर 5 साल में चुनाव होंगे तो ऐसे में सरकार अपने जवाबदेही से बच जाएगी, क्योंकि सरकार को पता है कि एक बार इलेक्शन हो गए तो अगले 5 साल के बाद ही हमें वोटर्स का मुंह देखना है। तो ऐसे में सरकार जो है वह जवाबदेही से बच जाएगी। यह यहाँ पर एक प्रमुख मुद्दा हमारे सामने आता है। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा दिए गए तो क्या यह कोई कह सकता है कि आने वाले समय में कोई भी विधानसभा या लोकसभा समय से पहले भंग नहीं होगी? और अगर समय से पहले भंग होने लगी तो फिर यह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच का सामंजस्य जैसे 1968 में पहली बार टूटा था वैसे ही क्या आने वाले समय में यह नहीं टूटेगा? इसको लेकर क्या कोई इसकी गारंटी दे सकता है कि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो एक साथ शुरू होंगे वह फिर से नहीं गड़बड़ाएंगे? तो ऐसे में विरोधियों का तर्क भी यहाँ पर जायज दिखाई देता है। आखिर रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के अध्यक्ष के रूप में क्यों चुना गया? रामनाथ कोविंद 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर के डेरापुर तहसील के परौह गांव में जन्मे थे। 1970 में तब पीएम रहे मोरारजी देसाई के पर्सनल सेक्रेटरी बने। 1978 में यह सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर अपॉइंट हुए। 1980 से 93 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की स्टैंडिंग काउंसिल में भी रहे।
94 से 2000 तक और उसके बाद 2000 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और 2015 में बिहार के गवर्नर अपॉइंट रहे। रामनाथ कोविंद बीजेपी का दलित चेहरा है और इसके बाद जब यह बिहार के गवर्नर थे तत्पश्चात इनको भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी नियुक्त किया गया। भारत के यह राष्ट्रपति रहे और दलित चेहरा भी रहे। ऐसे में विरोधी पार्टियां इनका विरोध करने से बचेंगी और रामनाथ कोविंद राजनीतिक और कानूनी दोनों के अच्छे जानकार माने जाते हैं। इसी वजह से इन्हें वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। अब हमारे इस मुद्दे के आखिरी बिंदु पर आते हैं कि आखिर संवैधानिक प्रक्रिया यहाँ पर क्या होगी। तो देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे अनुच्छेद 328 के विषय में बात करनी जरूरी है। जी हाँ, अनुच्छेद 328 यह कहता है कि संसद में जो भी इलेक्शन होंगे उसको लेकर जो नियमावली बनाई जाएगी, चाहे वह विधानसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, अर्थात इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। यहीं पर आर्टिकल 368 के 2 में यह साफ लिखा है, ऐसा कोई भी परिवर्तन जिससे कि राज्य पर असर पड़ रहा है, ऐसे में कम से कम 50% राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि बिना संवैधानिक संशोधन किए इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ऐसे में अगर यह परिवर्तन किया जाएगा तो राज्य की विधानसभाओं के पास भी अपने अधिकार हैं और अगर केंद्र सरकार गलत तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी तो राज्य की विधानसभाओं के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देगा, यह तो संविधान सम्यक ही होने वाला है। तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन यह वर्तमान समय में एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। अगर यह मुद्दा आगे चल के पास नहीं भी होता है तो ऐसे में भारतीय सरकार इसे अगले चुनाव में एक मुद्दा बनाएगी, एक नैरेटिव सेट करेगी। वह यह कह सकती है कि हम तो देश का पैसा बचाना चाहते थे, इसके अलावा देश के समय को भी हम सही तरीके से उपयोग करना चाहते थे, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने हमको यह करने से रोक दिया। तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार इस वन नेशन वन इलेक्शन को आने वाले समय में अपने एक कोर मुद्दे के फॉर्म में यूज करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये सारी बातें, मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे की। तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चैनल को। इजाजत दीजिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।